हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कल रात तक के न्यूज से बने हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। पहले आज का मोटिवेशन देखिए, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ठीक है, नेल्सन मंडेला आप जानते होंगे, साउथ अफ्रीका के हैं। तो इनके द्वारा कहा गया था वो चीज जब तक आप पा नहीं लेंगे जब तक आपको इम्पॉसिबल लगेगी। कि जैसे किसी को आईएएस बनना है, किसी को सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन लेना है, तो उनको लगेगा कि कोई अलग से लोग आते होंगे जो इनको क्वालिफाई करते होंगे। ठीक है, मगर जब आप इसको पा जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल बात थी। ठीक है, तो जब तक आप उसको पा नहीं रहे जब तक ही वो इम्पॉसिबल है। जिस दिन आप उसको पा जाएंगे तो आपको भी लगेगा पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट आज सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रपोज पाइका रेवेलियन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो अपने भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसका पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपन 1857 की क्रांति को कहते हैं। तो कौन सा है जिसको पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलने का आग्रह किया गया है? हिंदी में देखिए, किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तावित करने के लिए कहा है? एमपी सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, यूपी सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार ने? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, तो जो पाइका रेवेलियन था आप जानते हो कि भारत के टाइम पे क्या हुआ था, जब भारत का आजादी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उससे पहले काफी ज्यादा ऐसे आंदोलन हुए थे जो कि भारत जो लोगों के द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो उसी में एक था पाइका रेवेलियन। ठीक है, तो पाइका रेविलियन था वो 1817 में हुआ था। ठीक है, 1817 में हुआ था, जिसमें क्या जो वो थे जगबंधु विद्याधर थे। तो उन्होंने, उनके नेतृत्व में क्या पाइका क्या थे, कम्युनिटी थी जो कि क्या करती थी, राजा वगैरह की खेती करती थी और फिर जब जरूरत पड़ती थी तो वो लड़ने भी जाती थी। ठीक है, तो उसी के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था कि अंग्रेजों को भारत से हटाना है। ठीक है, तो ये 1817 में हुई थी। ठीक है, तो इसके क्या हुआ, 1817 में हुई थी तो 2017 में इसके कितने साल हो गए थे, 400 साल हो गए थे। ठीक है, 2017 में इसके 400 साल हो गए। तो इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री और पूरे भारत सरकार ने काफी अच्छे से इसका उत्सव मनाया। ठीक है, तो इसी को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से बोला क्यों ना आप इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित कर दो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, केंद्र सरकार का आदेश आया और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसे अपन 1857 मानते हैं। ठीक है, 1857 को अपन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। क्यों मानते हैं ऐसे, क्योंकि आप जानते होंगे बहुत बड़े स्केल पे हुआ था, बहुत बड़े भारत के बहुत बड़े भूभाग पे हुआ था। मगर जो ये 1857 का जो पाइका विद्रोह था ये केवल उड़ीसा में हुआ था, इसलिए कहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो ये सेंटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पाइका रेवेलियन एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं मानेंगे, पहला तो हम इसी को मानेंगे 1857 को। मगर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में हम कर सकते हैं कि इसको इंक्लूड कर दो। ये देखिए एनसीईआरटी की 10th की जो 8th क्लास की बुक है, ये देखिए क्लास 8th ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, उसकी हिस्ट्री में हम एक टॉपिक इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किया गया। तो याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि पाइका रेवेलियन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1817 में हुए थे। और किसके द्वारा किया गया था, बॉक्सी जग बहादुर विद्याधर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली WTA डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल इट्स इवेंट इन विच कंट्री। ठीक है, आप जानते होंगे तो जो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन है, जो टेनिस की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, उसने कहा है कि हम अब इस देश में कोई भी अपना खेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या पूरा मुद्दा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, पहले हाल ही में WTA ने किस देश में अपनी सभी आयोजनों को स्थगित करने का निर्णय लिया? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी चाइना या डी ब्राजील? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक है, चाइना में अभी हाल ही में WTA ने बोला है कि हम एक भी अपना जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, हम नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहाँ की एक, पहले आप इसका आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक है, तो ये पूरा क्या मुद्दा है अपन इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए WTA सस्पेंडेड प्ले इन चाइना, बीजिंग से अपोज एक्ट टू द पॉलिटिकल सपोर्ट। ठीक है, लॉस ऑफ चाइना इवेंट ओवर पेंग सुई। ठीक है, पेंग सुई गो पास 2022। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है। ठीक है, जो पेंग सुई है ये क्या चाइना की एक एथलेटिक है जो टेनिस खेलती हैं। ठीक है, और ये दुनिया की कुछ टाइम पे दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, वुमेन्स में सबसे अच्छी खिलाड़ी रही। मगर क्या हुआ, इनके ऊपर हरासमेंट का केस लगा कि जो ये है प्रीमियर है जेंग गाओली। ठीक है, जेंग गाओली, जैसे वहां पे जी जिनपिंग है उन्हीं के जस्ट नीचे आते हैं जेंग ग्योगली।
ठीक है। तो इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने इनके साथ क्या उत्पीड़न किया हुआ है, ठीक है, इनके साथ हरासमेंट किया हुआ है और इनकी बात पूरी मीडिया में और पूरा चाइना में कोई सुन नहीं रहा, ठीक है। तो इसी के देखते हुए वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन ने बोला है कि हम क्या करेंगे, चाइना में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करवाएंगे क्योंकि वहां पे क्या वुमेन सेफ नहीं है, ठीक है। इनके जो जेंग ग्यूली है, इनके ऊपर कोई भी एजेंसी है कोई भी एक्शन नहीं ले रही क्योंकि ये काफी पावरफुल वहां पे वो है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम चाइना में एक भी इवेंट नहीं करवाएंगे और उन्होंने चाइना से बैकआउट कर लिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन एथलेटिक हैज वॉन द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। तो पहली बार कोई इंडियन वुमेन बनी है जिसने अवार्ड जीता वर्ल्ड एथलेटिक्स में, ठीक है। तो आपको बताना है क्या नाम है। हिंदी में देखिए, किस भारतीय एथलेटिक ने विश्व एथलेटिक्स से वर्ष की महिला का पुरस्कार जीता है, ठीक है। ए आपका है अंजू बॉबी जॉर्ज, सी है आपका अविनाश मोदी, डी है गीता अवस्थी या डी है सौम्या प्रधान, ठीक है। तो इस कौन सी पहली महिला बनी है जिन्होंने विश्व एथलेटिक का अवार्ड जीता है, ठीक है। तो जो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने क्या जीता, पहली महिला बन गई है भारत से जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक का अवार्ड जीता। ये देखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज विंस वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ये मिनी जीती हुई है, ठीक है। ये देखिए, फॉर्मर इंडिया एथलेटिक अंजू बॉबी जॉर्ज नेम वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इनको मिला हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत में पहली बार किसी को वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी केवीआईसी विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ पश्मीना, ठीक है। आप जानते होंगे जो पश्मीना वूल होती है, जो पश्मीना ऊन होती है, काफी ज्यादा वर्ल्ड फेमस है। तो उसका प्रोडक्शन अभी तक आपने देखा होगा कि जम्मू साइड में बहुत ज्यादा चलता है। तो अब किस केवीआईसी जो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इसने बोला है कि हम क्या दूसरे शहरों में भी इसका प्रोडक्शन करेंगे। तो किस शहर में का है, हिंदी में देखिए, किस शहर में केवीआईसी ने पश्मीना का उत्पादन शुरू करेगा, मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में या वाराणसी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी, ठीक है। अभी केवीआईसी ने बोला है कि जो पश्मीना का जो उत्पादन अभी तक केवल कश्मीर में होता है, अब उसका उत्पादन कहां पे होगा, उसका उत्पादन आपके वाराणसी में भी होगा, ठीक है। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड क्लास का वूल होता है, ठीक है। दुनिया में सबसे महंगा वूल कौन सा होता है, पश्मीना का होता है, ठीक है। आप कभी भी आप जम्मू साइड जाएंगे तो आपको वहां पे पश्मीना की शॉल मिलेगी, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन अभी केवल जम्मू साइड ही होता था, अब कहा गया है कि हम वाराणसी में भी करेंगे। ये देखिए, केवीआईसी टू बिगिन पश्मीना प्रोडक्शन सून इन वाराणसी, एमएसएमई मिनिस्ट्री, ठीक है। तो अपन थोड़ा केवीआईसी के बारे में जान लेते हैं कि केवीआईसी क्या है। तो केवीआईसी का फुल फॉर्म होता है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो 1956 में 1956 में इसको बनाया गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, और भी इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब ये किसके द्वारा आया था, एक एक्ट, एक भारत सरकार के कानून अधिनियम के द्वारा आया था, इसलिए इसको वैधानिक अंग या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है, ठीक है। 1956 में इसका कानून पास हुआ था, उसी के अंतर्गत इसको बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश टू ऑब्जर्व द मित्र दिवस ऑन विच डेट, ठीक है। जो मित्र दिवस है, तो भारत और बांग्लादेश किस दिन को हम मित्र दिवस के रूप में मनाएगी, ठीक है। तो इसका हिंदी देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं क्या है ये पूरा। भारत और बांग्लादेश किस दिन मित्र दिवस मनाएगी, ठीक है। 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 6 दिसंबर को या 10 दिसंबर को, ठीक है। तो अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 दिसंबर को, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश क्या करेंगे, 6 दिसंबर को मित्र दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है पूरा मुद्दा, पहले आप ये देखिए, इंडिया बांग्लादेश टू ऑब्जर्व मित्र दिवस ऑन 6 दिसंबर, ठीक है। 6 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, मित्र दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। मित्र दिवस आप जानते होंगे 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाने वाले देश ही कौन था, भारत था, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान के जो वहां पे वो हो रहे थे, जो पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था अपने ही एक अंग पे, जिसे अपन पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, जो आज प्रेजेंट में बांग्लादेश है, उस पर जब आक्रमण किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसके द्वारा, और काफी ज्यादा अत्याचार किए जा रहे थे वहां के लोगों के द्वारा, तो भारत बीच में आया और उसने बांग्लादेश को क्या किया, आजाद करवाया। तो भारत को आजाद करवाया, और भारत को ने जिस दिन इसको मान्यता दी कि अब ये एक नया देश बन गया है, कौन सा देश बन गया, बांग्लादेश। तो जिस दिन भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी, वही कौन सा दिन था, 6 दिसंबर, ठीक है। 6 दिसंबर 1971 को मान्यता दी, और उसी दिन से क्या हो गया, उसी दिन को मनाने के लिए भारत सरकार ने बोला कि हम मैत्री दिवस मनाएंगे, क्योंकि भारत और जो बांग्लादेश के रिलेशन काफी अच्छे और काफी हिस्टोरिकल भी है, काफी ऐतिहासिक संबंध भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट विच स्टेट बिकम द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा राज्य भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन में सबसे शीर्ष में पहुंच गया, आपको यह बताना है। हिंदी में देखिए,
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा विनिर्मित राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है आपका एमपी, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश या डी है कर्नाटका। ठीक है, तो अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि जो ये राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है गुजरात। ठीक है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट आई और उसने बताया कि गुजरात भारत का सबसे ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, अभी तक आप जानते होंगे महाराष्ट्र नंबर 1 पे था। ठीक है, महाराष्ट्र को रिप्लेस करके अब गुजरात नंबर 1 हो गया है। ये देखिए, गुजरात डिस्प्लेसेस महाराष्ट्र टू बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। ठीक है, उसने महाराष्ट्र को रिप्लेस करके पहला स्थान हासिल कर लिया आपके गुजरात ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ भी चीज रैंकिंग में ऊपर नीचे होता है तो एग्जाम में पूछने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप जानते होंगे अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और एक बिल पास हुआ है। देखिए पहले, रिसेंटली लोकसभा पासेस विच बिल। ठीक है, अभी कौन सा प्रस्ताव है जो लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया? हिंदी में देखिए, हाल ही में लोकसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? आपका ऑप्शन ए है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, फार्म प्रोडक्टिव बिल, लेबर कोड बिल या डी एनवायरमेंट बिल। ठीक है, अभी आप जानते हो शीतकालीन सत्र चल रहा है जो भारत की संसद का, तो उसमें हाल ही में एक कानून पास किया गया, एक विधेयक पास किया है, तो कौन सा पास किया है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव बिल पास किया गया, या फार्म प्रोडक्टिव बिल पास किया गया, लेबर कोड बिल पास किया गया, एनवायरमेंट बिल पास किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव बिल पास किया गया। ठीक है, असिस्टेड, अब ये पूरा क्या है, पूरा ये समझते हैं अपन। ठीक है, तो ये देखिए, लोकसभा पासेस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव रेगुलेशन बिल। ठीक है, अभी तक आप जानते होंगे कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे कि आप जानते होंगे आईवीएफ होती है। ठीक है, आईवीएफ जिसे अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप जानते होंगे कि बहुत सा ऐसा होता है कि जो माँ होती है वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, अब उसको पेरेंट बनने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाता है। जो गर्भ होता है बॉब से बाहर, उसको क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। किसी का एग लिया जाता है, किसी फीमेल का, और एक मेल लिया जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवा के फिर माँ के गर्भ में इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी, आपने सरोगेसी सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुना होगा, गैमेट डोनेशन सुना होगा, तो ये सारी होती है, इसी को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब ये रिप्रोडक्शन में क्या करती है, असिस्ट करती है, इसलिए इनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को रेगुलेट करने के लिए कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में लोकसभा में ये बिल पास कर दिया। ठीक है, अब ये राज्यसभा से पास होकर ये कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रावधान है, इसके अंदर ये प्रावधान रखे गए हैं कि कोई भी किसी को भी अपने सरोगेसी में जाना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जाना है, तो उसको कम से कम उसकी शादी को 3 साल हो गए हों, 5 साल हो गए हों, और कम से कम उसने एक बच्चे को क्या जन्म दिया हो, तभी वो सरोगेसी में जा सकती है। ठीक है, ताकि क्या जो अनएथिकल होता है, आप जानते होंगे बहुत से लोग क्या पैसे के लिए सरोगेसी में चले जाते हैं कि पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो, इस चीज को रोकने के लिए, और क्या होता है, कभी मान लीजिए किसी को मेल चाइल्ड की जरूरत है और बाय चांस फीमेल चाइल्ड हो गया, तो उस फीमेल चाइल्ड का क्या होगा, वो डेजर्टेड हो जाएगी, मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कहीं मान लीजिए किसी ने सरोगेट मदर को हायर किया हो और बाद में उसको छोड़ दिया जाए, मतलब प्रेगनेंसी जब वो डिलीवर करने वाली हो उससे पहले कोई इसको छोड़ के चला जाए, तो उस माँ का क्या होगा। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए भी लोकसभा में हाल ही में क्या कानून पास कर दिया गया, जिसका नाम क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल। ठीक है, 2008 में इसको लाया गया था, मगर 2008 से ये डिले होते होते अब 2021 में से पास किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। ठीक है, तो पहली बार कुछ हो रहा है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और IMF और वर्ल्ड बैंक तो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। हिंदी में देखिए, IM की उप प्रबंधक निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी? ए आरती सिंह, बी कमला देवी, सी पुनीता अग्रवाल या डी गीता गोपीनाथन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गीता गोपीनाथन। ठीक है, आप जानते होंगे जो इससे पहले ये IM की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थी, अब क्या बन गई, ये IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। ठीक है, तो पहली महिला है जो कि किसकी बनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है IMF की। दूसरी बात, ये भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, तो ये देखिए, गीता गोपीनाथ टू टेक एज न्यू रोल एट IMF द फर्स्ट डेप्टी डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। ठीक है, थोड़ा IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF क्या आप जानते होंगे, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये जो भी देश होते हैं जिनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है उसको लोन देती है। ठीक है, जिनकी भी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा रही है उनको ये लोन देती है, ताकि ये अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सके। ठीक है, IMF 27 दिसंबर 1945 को इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, आप जानते हुए इंडिया भी इसके पास गया था 1991 में, इंडिया भी इसके पास पैसे लेने गया था जब अपने LPG रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, अभी आप जानते होंगे हाल ही में नौसेना दिवस मनाया गया, तो कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है अपन पूरा डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ए 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या डी 5 दिसंबर। ठीक है, तो हर साल किस दिन आप नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 4 दिसंबर। ठीक है, हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा। ठीक है, तो अब ये 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ये देखिए, नेवी प्रेसिडेंट ऑर्डर रिमेंबर सक्सेस ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। आप जानते होंगे जब भारत के साथ बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था 1971 में। ठीक है, 1971 में जब भारत उसको आजाद करवा रहा था बांग्लादेश को, तो उसी टाइम पे इंडियन नेवी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और क्या किया था, इसने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाते हुए इसने जो पाकिस्तान का बंदरगाह था उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और इस विक्ट्री को बहुत बड़ी जीत माना गया था भारत की नेवी की, और अभी तक की सबसे बड़ी तेज है कि पूरी इनके जो पेशावर पोर्ट था पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था भारतीय नेवी के द्वारा। तो उसी दिन को रिमेंबर करने के लिए, उसी दिन को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, नेवी डे बनाया जाता है। ठीक है, तो अपन थोड़ा नेवी के बारे में जान लेते हैं, इंडियन नेवी की। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर, तो ये पूरा आज का सेशन था। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि के आईएएस के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।